नमस्कार प्रिय साथियों एवं प्यारे बच्चों, मैं हिंदी साहित्य संगम के मंच से असिस्टेंट प्रोफेसर आरती वर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हम लोगों ने पिछले भागों में वर्णमाला का अध्ययन किया। आज हम वर्णमाला में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बचे हैं जिनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमने देख लिया, स्वरों का वर्गीकरण भी देख लिया और व्यंजन तथा व्यंजनों का वर्गीकरण भी देख लिया। इसके साथ अभी क्वेश्चंस आते हैं जो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो या आपका टेट हो या बीएड का एंट्रेंस हो, उसमें पूछते हैं कि निम्न में संघर्षी व्यंजन कौन सा है, निम्न में स्पर्श व्यंजन कौन सा है, निम्न में ऊष्म व्यंजन कौन सा है। तो इनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पर्शी व्यंजन कौन से कहलाते हैं। स्पर्शी व्यंजन, जैसे कि जब हम व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे तो हमने देखा होगा, तो स्पर्श व्यंजन जो होते हैं, ठीक है, का, खा, ठीक, गा, घा, मतलब पांचों वर्ग के पंचमा अक्षर छोड़ करके स्पर्शी व्यंजन होते हैं। का से लेकर के आप कह सकते हैं भा तक, लेकिन वर्गों के पंचमा अक्षर को छोड़ करके, कौन से पंचमा अक्षर को छोड़कर, ठीक है, ये आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। फिर इसके बाद पूछा जाता है दूसरे नंबर पे कि संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं। संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, ठीक है। संघर्षी व्यंजन, तो संघर्षी व्यंजन में आपके कौन से आएंगे, श, श, स, हा, ठीक। और इसके साथ ही कुछ ऐसे व्यंजन हैं जो नुक्ते के साथ में लिखे जाते हैं, वो भी आएंगे, जैसे खा, जा, फा, ठीक, ये भी आपके संघर्षी व्यंजन में आते हैं। एक और रह गया है शायद, ये था, ये भी आता है इसमें, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा पूछा जाता है कि वो व्यंजन बताइए जो स्पर्श और संघर्षी, स्पर्शी व्यंजन पूछ लिए, संघर्षी पूछ लिए, फिर क्वेश्चन यहाँ से भी उठा लेते हैं कि वो व्यंजन बताइए निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श और संघर्षी है, ठीक। स्पर्श, संघर्षी, निम्न में से स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है। तो आपको पता है चा वर्ग आपका इसमें आता है, ठीक है, चा, छा, जा और झा, ठीक। ये जो चा वर्ग है ये आपका स्पर्श संघर्षी कहलाता है। फिर जो हमने यहाँ पर पंचमा अक्षर छोड़ दिए थे वो कहाँ जाएंगे, वो आ जाते हैं नासिक में। ये हम पहले भी बता चुके हैं, फिर से बताते हैं कि नासिक के व्यंजन कहलाते हैं, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। एक हिसाब से ये कह सकते हैं कि ये पांचों कौन है, ये पांचों भाई भाई हैं, ठीक है, ये पांचों भाई भाई हैं और नासिक या नासिका क्या है, इनकी माता है, ठीक है। ये नासिका इनकी माता, अर्थात इनकी उत्पत्ति जो है नासिका से ही होती है। ऐसे भी हम याद कर सकते हैं कि नासिक, इसलिए इनको नासिक के व्यंजन भी कहा जा सकता है, याद करने के लिए ये हम रख सकते हैं। इसके बाद पूछा जाता है एक व्यंजन आपका पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन, ठीक है। पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन वो होता है जो हमारा पीछे के भाग से मुख विवर के उच्चरित हो, ठीक है।
तो वो आप सभी को पता है, ये बहुत पूछा जाने वाला वर्ड है ला। इसके बाद प्रकंपित या फिर लुंठित। प्रकंपित या फिर लुंठित पूछते हैं तो वो कौन है? रा है। ठीक है, प्रकंपित, सॉरी प्रकंपित, प्रकंपित या लुंठित तो उसमें रा आता है। एक बार इनको नोट करिए। देखो, इनको स्पर्श संघर्षी क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके उच्चारण में जो वायु है वो मुख से निकलती है और स्पर्श करने के साथ में संघर्ष करते हुए निकलती है, इसीलिए इन व्यंजनों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए इनको स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। लुंठित या प्रकंपित का मतलब, अच्छा सॉरी, पार्श्विक पहले पूछते। पार्श्विक का मतलब क्या होता है? पार्श्विक का मतलब होता है पास में, पास से या फिर बगल से, अर्थात जिस ध्वनि का उच्चारण जिह्वा, ठीक है, जिह्वा के श्वास वायु के मार्ग में खड़ी हो जाती है, जैसे ला। जब ला का उच्चारण करते हैं तो क्या करते हैं? अपनी जिह्वा को हम पलटकर ऊपर लगा लेते हैं, ऊपर को मोड़ते हैं, वायु मार्ग को रोकते हैं। ठीक है, और वायु क्या है? किनारे किनारे से निकलती है, बगल से, इसीलिए इसको पार्श्विक भी कहा जाता है। प्रकंपित, प्रकंपित जैसा मतलब कंपन या कांपता हुआ या रगड़ता हुआ या फिर हल्का सा कपकपाता हुआ। ठीक, जब रा का उच्चारण करते हैं तो क्या करते हैं? जिह्वा हमारी जो है हल्का सा कपकपाती है, इसीलिए इसको प्रकंपित या लुंठित भी कहते हैं। ये हो गया हो तो आगे और थोड़ा सा देखते हैं। ऊपर का हटाते हैं। फिर आता है, हमने पढ़ा होगा अक्षर द्विगुण, ये आपने पढ़ा था अक्षर द्विगुण, लेकिन इनका दूसरा नाम भी है। इनको ताड़न जात भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? ताड़न जात भी कहते हैं। ठीक है, और इसके साथ में इनको उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, बस यहाँ पर यही बताना चाह रहे थे, इतने सारे नामों से इनको जानते हैं। किसको? ड़ा और रढ़ा को। ठीक, कभी क्वेश्चन पूछा जाए निम्न में से ताड़न जात कौन से हैं या उच्चिप्त व्यंजन कौन से हैं, अक्षर द्विगुण कौन से हैं, तो ये आपके दो होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आपके बच्चे हैं अर्धस्वर। ठीक, अर्धस्वर, अर्धस्वर कौन से हैं? या और वा। ठीक है, या और वा क्या है? आपके अर्धस्वर हैं। अर्धस्वर क्यों कहते? कहते हैं ये इन ध्वनियों का उच्चारण में जो है वायु मुख विवर से बिना संघर्ष के बाहर निकल जाती है, तो ये व्यंजन, लेकिन इनका उच्चारण एक तरीके से स्वर के जैसे होता है। जब स्वर के जैसे होता है इसीलिए इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है। ठीक, दूसरा हम
एक याद करने के लिए ये भी सोच सकते हैं कि इनको अर्धस्वर क्यों कहा जाता है। अर्धस्वर इनको इसलिए भी कहा जाता है, कह सकते हैं, मतलब हम अपने दिमाग से एक ट्रिक बना सकते हैं कि ये कैसे बना है। ठीक है, ये 2 स्वरों से बना है, ई धन आ बराबर या, मतलब जो 2 स्वरों से मिलकर के बना है व्यंजन वो अर्धस्वर कहलाएगा। ये भी किससे बना है, ऊ धन आ बराबर वा। ये एक हम ट्रिक बना सकते हैं कि इसका निर्माण स्वरों से हुआ है, इसलिए ये अर्धस्वर कहलाते हैं। ठीक है, ये आते व्यंजनों में है और इनका निर्माण स्वरों से मिला करके हुआ है, इसलिए ये अर्धस्वर हैं। हो गया, अब आगे देखते हैं। 2-3 बिंदु और बचे हैं, फिर आगे हम संज्ञा पढ़ेंगे। ठीक, क्वेश्चंस आते हैं इस समय कि संपृक्त ध्वनि। ठीक है, एक संपृक्त ध्वनि पूछते हैं, किसे कहते हैं, संपृक्त ध्वनि क्या होती है और ये किसे कहते हैं। ठीक है, कहते क्या है, कहते जब कोई एक ध्वनि, क्या होता है इसमें है, जब कोई एक ध्वनि दो व्यंजनों में, जब कोई एक ध्वनि 2 व्यंजनों में संपृक्त हो जाए, ठीक है, जब 2 ध्वनियों में कोई एक ध्वनि है 2 में संपृक्त हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, संपृक्त ध्वनि कहते हैं। संपृक्त हो जाए या ऐसे भी यहां लिख सकते हैं संयुक्त हो जाए। ठीक है, तो उसे संपृक्त ध्वनि कहते हैं। जैसे हमने लिखा कंबल, इसमें माँ क्या है, माँ जो ध्वनि है वो का के साथ भी उच्चरित होती है और बा के साथ भी जुड़ी हुई है। ठीक है, जैसे संपृक्त लिखा है, संपृक्त में ही माँ क्या है आपका, सा के साथ में भी है और पा के साथ में भी, तो ये क्या कहलाती है, संपृक्त। ऐसे ही माँ क्या है, का के साथ में भी कंबल में है और इधर भी है, तो ये क्या आपकी ध्वनि कहलाएगी, संपृक्त। ठीक है, जब इस प्रकार की ध्वनियां आती है तो वो संपृक्त होती हैं। इसके बाद दूसरी ध्वनि आती है संयुक्त। सॉरी, कहते हैं जब 2, इसकी भी परिभाषा लिख लेंगे, जब 2 या 2 से अधिक ध्वनियां आपस में संयुक्त हो जाएं, वे संयुक्त ध्वनि कहलाती हैं। वो संयुक्त ध्वनि कहलाती है। जैसे देखिए क्या हुआ, अभी आप हम लोग सोच रहे होंगे कि भाई कौन सा आएगा, छ आ जाएगा, त्रा आ जाएगा, ज्ञा आ जाएगा
और स्रा आ जाएगा, लेकिन नहीं, उसके अलावा भी दो ध्वनियां होती, जैसे कि हम लिखते हैं प्रा, इसमें क्या है, दो ध्वनियां एक में जुड़ी हुई हैं, कौन कौन सी, पा धन रा, ठीक है। तो ये दोनों जब उच्चारित की जाती है एक के साथ में, तो ये क्या है, आपकी संयुक्त ध्वनि है। लिखते हैं हम युद्ध, प्राण, व्रत, युद्ध, बुद्धि, हमने ये शब्द लिखे हैं, ठीक। इसमें ये प्रा क्या है आपका, दो ध्वनियों से मिलकर के बना है, तो ये क्या है आपका संयुक्त ध्वनि, इसमें व्रा, ठीक। इधर धा, ये क्या है आपकी संयुक्त ध्वनियां हैं, ठीक है। इसके बाद ध्वनि आती है युग्मक ध्वनि, युग्मक ध्वनि, युग्मक ध्वनि किसे कहते हैं, जैसा कि युग्म से ही शब्द अर्थ प्रतीत होता है कि जोड़ा, क्या, जोड़ा, ठीक है। जोड़ा, जब किसी ध्वनि का जोड़ा आया था, कोई ध्वनि एक ही, दो या दो से अधिक बार आए, तो वो क्या कहलाएगी, युग्मक ध्वनि कहलाएगी। इसको व्यंजन द्वित्व के नाम से भी जानते, किसके, व्यंजन द्वित्व, ठीक है। इसको ऐसे इसकी परिभाषा लिखेंगे, जब एक ही व्यंजन का द्वित्व हो जाए, या फिर आसान शब्दों में कहेंगे, एक व्यंजन, आसान शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं, एक ही व्यंजन दो बार आए, कितना, दो बार आए, तो उसे युग्मक ध्वनि कहते हैं, क्या कहते हैं, युग्मक ध्वनि कहते हैं। जैसे कि हमने शब्द लिखा बच्चा, बच्चा में क्या है, चा वर्ण दो बार आया, चा, ठीक है, चा, तो ये क्या है, युग्मक ध्वनि, ठीक। हमने लिखा प्रसन्न, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें ये प्र क्या है, संयुक्त ध्वनि है, और ये न दो बार लिखा, ये क्या है, युग्मक ध्वनि है, ठीक। इसी प्रकार से जो भी शब्द लिखे जाएंगे, हमने लिखा प्रफुल्ल, इसमें ये क्या है, ठीक है, ये इसमें युग्मक ध्वनि, जो ला दो बार लिखा गया, ये युग्मक ध्वनि कहलाती है। नोट करिए, इसके बाद में बस एक पॉइंट और बचा है, वो भी, हाँ, एक क्वेश्चन आता है इस समय, मुक्ताक्षर किसे कहते हैं और बद्धाक्षर किसे कहते हैं, ठीक है, बद्धाक्षर और मुक्ताक्षर, वो भी देख लेते हैं। पहला बद्धाक्षर, ठीक है, बद्धाक्षर किसे कहते हैं, ठीक है, जिस, ठीक है, जिस ध्वनि में अंतिम ध्वनि जो होती है वो क्या होती है, इसमें परिभाषा ऐसे लिखेंगे, अंतिम ध्वनि व्यंजन होती है, बद्धाक्षर में अंतिम ध्वनि जो होती है वो क्या होती है, व्यंजन होती है। जैसे लिखा हमने आप,
तो इसमें हमने क्या किया, पा का स्वर निकल गया और इसमें अंतिम ध्वनि व्यंजन बची है। ठीक है, लिखा हमने कोई भी ऐसा शब्द जो जिसमें लास्ट में हलंत लगेगा उसको क्या कहते हैं, जैसे हमने लिखा पृथक। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये आपके बद्धाक्षर में आएंगे। और मुक्ताक्षर किसे कहते हैं, इनकी ज्यादातर परिभाषा ही पूछते हैं। ठीक है, मुक्ताक्षर मुक्ताक्षर की अंतिम, इसकी अंतिम ध्वनि, ठीक, इसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है। जैसे हमने लिखा रेखा, ठीक है, भला, नदी, इसमें क्या है, अंत में आ है, इसमें भी क्या अंत में आ है और इसमें क्या है, अंत में ई है। ठीक, जिसमें अंतिम ध्वनि स्वर होगी वो मुक्ताक्षर कहलाएंगे और जिनमें अंतिम ध्वनि व्यंजन होगी वो बद्धाक्षर कहलाएंगे। ये हो गया। और एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं युग्मक ध्वनि और संयुक्त ध्वनि में अंतर और उसके बाद करते हैं समापन। संयुक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि या फिर व्यंजन द्वित्व। ठीक है, व्यंजन द्वित्व, व्यंजन द्वित्व। संयुक्त ध्वनि में क्या होता है, दो विपरीत ध्वनियां होती है, इसमें दो विपरीत ध्वनियां आपस में मिलती हैं। ठीक है, जब दो विपरीत ध्वनियां आपस में मिलती हैं, जैसे रा, ठीक है, ग्रा, तो ये क्या कहलाती है, संयुक्त ध्वनियां। और इसमें जो समान ध्वनियां एक साथ में मिलती हैं। ठीक है, एक ही व्यंजन का द्वित्व होता है, इसमें एक ही व्यंजन का द्वित्व होता है। जैसे न, ल, च, का। ठीक है, ये इस प्रकार जब दो एक ही व्यंजन का द्वित्व होता है तो वह व्यंजन द्वित्व कहलाता है। जब दो विपरीत ध्वनि आपस में मिलती है तो वो क्या कहलाती है, आपकी संयुक्त ध्वनि कहलाती है। ठीक है, अब यहीं पर वर्णमाला समाप्त होता है। धन्यवाद और आगे का अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे।